हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल। तो दिल्ली पुलिस परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। जिसका भी एग्जाम है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं कंप्यूटर के लिए, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो आपको अंत तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, आप पहले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और इनके जितने भी एक्सप्लेनेशन बताए जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन से मैं 4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग जरूर से याद करिएगा उनको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, और इसमें आपसे ये कह रहे हैं कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। जो वाईफाई होता है उसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। एग्जाम में भी ऐसे ही आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि वाईफाई का फुल फॉर्म बताए। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने वायरलेस फिडेलिटी, सेकेंड ऑप्शन है आपके सामने वायरलेस फंक्शनलिटी, और थर्ड ऑप्शन है वायर्ड फिडेलिटी, और फोर्थ ऑप्शन है वाइड फिडेलिटी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, मतलब जो वाईफाई होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। जो ऑप्शन फर्स्ट वाला है यहाँ पे, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बताने वाला हूँ, तो आप लोगों को उनको जरूर याद करना है। तो सबसे पहला आप लोग लिख लीजिए टीसीपी। टीसीपी लिख लीजिए। तो टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि स्पेस की थोड़ी दिक्कत है, बस और कुछ नहीं है। मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ट्रांसमिशन और कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आप लोग लिख लीजिए जीयूआई का फुल फॉर्म। तो जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो इसको याद करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे एक पूछ सकता है वो एलसीडी का फुल फॉर्म। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल, क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, एल से हो जाएगा लिक्विड, सी से हो जाएगा क्रिस्टल, और डी से हो जाएगा डिस्प्ले। तो इस प्रकार से एलसीडी का भी आपको पता चल गया। टीसीपी का मैंने क्या बताया है? टीसीपी का मैंने बताया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जीयूआई का क्या है? जीयूआई का है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एलसीडी का क्या है? तो एलसीडी का फुल फॉर्म है यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो एक आध और आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे आपने टीसीपी हो गया, जीयूआई हो गया, और एक एलसीडी भी होगा। तो आप एक और याद कर लीजिए, सीआरटी। तो सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब्स। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब्स। कैथोड रे ट्यूब्स। तो इनको याद कर लेंगे आप लोग, तो आपके एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो इसमें आपसे बोल रहे हैं कि विंडोज़ लोगो की, जो आपके सामने जो विंडो लोगो की होती है, मतलब आपके कंप्यूटर में एक विंडो लोगो की होती है, इस पर इस प्रकार से आपकी विंडो छपी हुई रहती है। विंडो लोगो की प्लस डी का निम्न में से किसकी लघु विधि है। मतलब आपसे शॉर्टकट पूछा जा रहा है कि विंडो लोगो की दबाएंगे और उसके साथ में डी दबाएंगे तो क्या खुलेगा, मतलब क्या होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने में, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल पैनल को खोलने की, और थर्ड ऑप्शन है कि माई कंप्यूटर खोलने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है डेस्कटॉप पर न्यूनतम विंडो पुनर्स्थापित करने के लिए। तो देखिए, जो विंडो लोगो की होती है और उसके साथ अगर हम डी को दबाते हैं तो उसका क्या काम हो जाता है? उसका काम हो जाता है जो डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने की, मतलब यहाँ पे आपको डेस्कटॉप प्रदर्शित हो जाएगा आपके सामने। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे वाला ऑप्शन, जो फर्स्ट वाला है, डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने में विंडो लोगो की प्लस डी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, हम यहीं पर नहीं रुकेंगे। उसके बाद देखिए, हम कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे विंडो लोगो की तो हो गया, अब कुछ शॉर्टकट कीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं विंडो से संबंधित, तो वो बताते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे कंट्रोल पैनल खोलने के लिए, माई कंप्यूटर खोलने के लिए। सबसे पहले देखिए, माई कंप्यूटर खोलने के लिए अगर आप लोगों को कोई शॉर्टकट की पूछी जाए तो इसका होता है विंडो लोगो की। विंडो लोगो की आप लोग इस तरीके से मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको समझ जाइएगा। विंडो लोगो की जो होती है उसके साथ में अगर आप लोग ई दबाते हैं तो अपना जो है ना माई कंप्यूटर खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग जानते हैं एक रन कमांड भी होती है कंप्यूटर में, तो विंडो प्लस आर दबाएंगे जब आप लोग, जो विंडो लोगो की होती है उसके साथ में आर दबाएंगे तो रन कमांड खुल जाती है। रन कमांड खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? विंडो प्लस आर की है। उसके बाद देखिएगा, एक होती है विंडो प्लस एल। तो विंडो प्लस एल कई बार एग्जाम में आ चुकी है। मतलब जो विंडो लोगो की होती है और एल की होती है, उसके साथ में अगर एल को दबा दिया जाए तो क्या होगा? तो जो अपना कंप्यूटर है उसको लॉक करने के लिए ये दबाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विंडो लोगो की
प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ शॉर्टकट कीज थी। अब एक चीज़ और याद कर लीजिए, जो विंडो लोगो की होती है उसके साथ में अगर आप लोग एम दबा दोगे तो आपके सामने जितने भी विंडो खुले होंगे, मतलब आपने कोई जैसे MS वर्ड खोल के रखा है और फोटोज़ भी खोल के रखे हैं, एडोब फोटोशॉप भी खोल के रखे हैं, तो वो एक साथ में, मतलब सभी एक साथ में क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो शॉर्टकट कीज बन सकती थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि गूगल डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स या आकृति जोड़ने के लिए, जो आपके सामने क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहे हैं कि गूगल बॉक्स में, जो गूगल डॉक्यूमेंट होता है उसमें टेक्स्ट बॉक्स या आकृति जोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है एक विशेष वर्ण इंसर्ट करने की, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे कि ड्राइंग इंसर्ट करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है कि फाइल मेन्यू का प्रयोग करने के। तो देखिए जो अपना गूगल डॉक्यूमेंट होता है, अगर आप लोग उसमें टेक्स्ट बॉक्स या फिर कोई आकृति जोड़ना चाहते हो, कोई शेप जोड़ना चाहते हो, तो आप तो सबसे पहले अपने MS वर्ड की ही बात कर लो। आप लोग MS वर्ड में जब जाते हो तो उसमें कोई आप लोगों को इमेज ऐड करनी है, मतलब कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है या फिर कोई आपको शेप ऐड करना है, तो आप लोग क्या करते हो, तो इंसर्ट में जाते हो। सबसे पहले आप लोग किस में जाते हो, इंसर्ट नाम का एक टैब होता है उसमें जाते हो। फिर उसमें आपके सामने अलग तरीके से दिख जाती है, मतलब उसमें एक दिख जाता है ड्राइंग का सेक्शन, तो आप लोग वहाँ पे जाके उसमें लिखा रहता है शेप ऐड करें या फिर टेबल ऐड करें। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग तरीके से बने रहते हैं। तो आपको क्या करना है, उसी प्रकार से गूगल डॉक्यूमेंट में भी होता है। तो गूगल डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स या फिर आकृति को जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद उसमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट, आपको ड्राइंग सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तब आप लोग ड्राइंग सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने और भी नए कमांड्स खुल के आएंगे, तो आप लोग उनमें से जाकर के टेक्स्ट बॉक्स और आकृति को जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें बोल रहे हैं कि ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल क्या कहलाता है। तो जो ईमेल भेजने वाला प्रोटोकॉल है उसके संबंधित आपसे प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहे हैं कि ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल क्या कहलाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन जो बी वाला है ये। अब देखिए इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो ईमेल भेजने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है, SMTP। इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन लिखा है HTTP और एक लिखा है FTP। इनके फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है या फिर इसका पूर्ण रूप क्या है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद आपके सामने है FTP। तो FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको याद करिएगा कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताइए कि आप लोग याद करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, और आप लोगों को अगर पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। सो नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है। तो वेब ब्राउज़र कुकीज़ के बारे में आपसे बोल रहे हैं कि वेब ब्राउज़र में जो कुकीज़ होती है उसका क्या है, मतलब क्या होता है ये कुकीज़। पहला ऑप्शन है आपके सामने कि यह एक वायरस होता है जिसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है कि यह एक छोटी फाइल होती है जिसमें उपयोगकर्ता का ब्राउजिंग डेटा होता है। थर्ड ऑप्शन है कि यह ऑडियो या वीडियो फाइल चलाने के लिए एक आपसे एक एप्लीकेशन होता है। और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने ये है कि यह उन फाइलों की पुष्टि करता है जो वायरस के लिए डाउनलोड की जाती हैं। तो देखिए जो वेब ब्राउज़र कुकी होता है, मतलब वेब ब्राउज़र कुकीज़ होता है, वो क्या होता है, तो वेब ब्राउज़र कुकीज़ ये एक प्रकार का क्या होता है, यह एक प्रकार की छोटी फाइल है जिसमें उपयोगकर्ता जो वेब ब्राउज़र होता है उसमें ब्राउजिंग डेटा होता है वो स्टोर होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सेकंड वाला है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि बिजनेस लेटर लिखने के लिए आप किस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। तो लगभग सभी लोग इसका आंसर बता देंगे, क्योंकि देखिए आपको ऑप्शन भी इसमें कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। तो आप लोग कोई भी लेटर लिखते हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को टाइप करते हो तो आप लोग किस में बनाते हो, सबसे पहली बात तो आप लोग बनाते हो MS वर्ड में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, MS वर्ड। तो MS वर्ड में क्या किया जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर लेटर टाइप का आप लोग को अगर बनाना है तो आप लोग किस में टाइप करोगे, MS
वर्ड में टाइप करोगे। लेकिन अगर आप लोग से पूछ लिया है कि किसी भी कंपनी का डेटा स्टोर करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, तो आप लोग उसमें लगाओगे MS एक्सेल और MS एक्सिस। मतलब यहाँ पर जो MS एक्सिस है और MS एक्सेल है, दोनों के काम लगभग सेम ही रहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों में भी डेटा को स्टोर किया जाता है टेबल्स के रूप में, दोनों में ही डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आपसे MS एक्सेल के बारे में पूछ सकता है कि MS एक्सेल क्या है। तो MS एक्सेल क्या है, एक डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि MS पावर पॉइंट क्या है। तो MS पावर पॉइंट क्या है, तो MS जो पावर पॉइंट है वो क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कैसे, जैसे आप लोग किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और आप लोगों को एक प्रोजेक्टर पर अपना एक प्रेजेंटेशन दिखाना है। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसके बारे में आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो आप लोग उसको कैसे दिखाओगे, तो पावर पॉइंट से आप लोग जब आप स्लाइड्स को बनाओगे उसके माध्यम से आप लोग उसके दिखाओगे। ठीक है, तो इस मतलब पावर पॉइंट क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित जानकारी जो थी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे इनके जो फाइल फॉर्मेट होते हैं, मतलब इनके एक्सटेंशन होते हैं, वो आपसे कई बार एग्जाम में आ सकते हैं। तो MS जो वर्ड होता है उसका एक्सटेंशन होता है .dox .docs। ठीक है, जो MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। MS एक्सेल का क्या होता है, तो MS एक्सेल का होता है .xlsx। ठीक है, उसके बाद जो पावर पॉइंट होता है इसका होता है .pptx। ठीक है, इसको याद करिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि ISP का पूर्ण रूप क्या है। तो ISP का पूर्ण रूप क्या है, सबसे पहला आपके सामने कि इंटरनेट सेवा प्रमोटर, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड ऑप्शन है इंट्रानेट सेवा प्रदाता, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ISP होता है ये क्या होता है, ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब आपको इंटरनेट को यूज़ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ISP की आवश्यकता होती है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन अपना बी वाला है, सेकंड वाला है, वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपसे हिंदी में भी कह सकता है इंटरनेट सर्विस प्रदाता। ठीक है, इंटरनेट सेवा प्रदाता भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंटरनेट लिखा है, अगर इंटरनेट होता इस जगह पे तो ये सही हो जाता, तो यहाँ पे ये गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से मेमोरी का कौन सा प्रकार अस्थायी प्रकृति का होता है। तो देखिए एक होती है स्थायी मेमोरी और एक होती है अस्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी क्या होती है, जैसे आपने उसमें कोई भी डेटा को स्टोर किया और जब तक आप लोग उसमें से कोई डेटा को डिलीट नहीं करते हो तब तक वो आपसे मतलब अपने खुद से सेल्फ से डिलीट नहीं होगा। और जो एक अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी में क्या होता है, जैसे आपने उसमें कोई डेटा स्टोर किया या फिर अपने आप उसमें कोई डेटा स्टोर हो गया और जब तक उसमें मतलब बिजली का कनेक्शन रहेगा, मतलब बिजली कैसे, मतलब विद्युत जब तक उसमें जाती रहेगी तब तक उसमें क्या रहेगा, जो आपने डेटा स्टोर किया है या फिर उसने स्वयं से डेटा को स्टोर कर लिया है वो तब तक उसमें रहेगा। और जैसे ही बिजली कनेक्शन उसका टूटा तो उसका डेटा भी चला जाएगा। फिर से जब बिजली आएगी तो फिर से वो नया डेटा अपने में स्टोर करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अस्थायी और स्थायी में ये अंतर है। अब देखिए यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मेमोरी का कौन सा प्रकार है जो अस्थायी प्रकृति का होता है। तो अस्थायी प्रकृति होती है रैम की। आपके कंप्यूटर में जो रैम लगी होती है वो क्या होती है, एक अस्थायी प्रकृति की होती है। ठीक है, तो रैम आपसे पूछ लिया जाएगा कि रैम क्या है, तो रैम क्या है, एक अस्थायी प्रकृति की मेमोरी है। उसके बाद देखिए रोम क्या है, रोम है स्थायी। ठीक है, रोम स्थायी है। उसके बाद चुंबकीय डिस्क भी स्थायी है और कॉम्पैक्ट डिस्क भी स्थायी है। तो देखिए इनसे आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, रैम और रोम, इनके क्वेश्चन में आपसे कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि RAM का फुल फॉर्म क्या है, ROM का फुल फॉर्म क्या है। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका फुल फॉर्म है, रैम का फुल फॉर्म है। और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी किसका फुल फॉर्म है, रोम का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें बोल रहे हैं कि 23 का द्विआधारी समतुल्य क्या है। तो 23 का द्विआधारी समतुल्य, तो देखिए यहाँ पे आपको इसको बाइनरी डिजिट्स में लगभग बनाना है। तो 23 का कैसे निकालेंगे, जब आपको इसमें निकालना पड़े द्विआधारी तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको सामने लिखा है 23, तो इसको आप लोगों को 2 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जैसे हमारे सामने क्या लिखा है, 23 लिखा है। ठीक है,
23 को करेंगे 2 से डिवाइड, तो कितने बार जाएगा, 11 बार जाएगा। और जो शेषफल बचेगा वो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, पहले हमने 23 को डिवाइड किया कितने से, तो पहले हमने 23 को डिवाइड किया 2 से, तो 23/2 करेंगे पहले, तो क्या बचेगा, 11 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 1। ठीक है, उसके बाद अब आपको 11 को डिवाइड करना, मतलब जो भागफल आया है उसको डिवाइड करेंगे फिर से 2 से। तो अब यहाँ पे जब कितने बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। तो अब शेषफल कितना बचा, फिर से 1 बचा। अब ये 5 आया है तो 5 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे मतलब कितने बार जाएगा, भागफल जाएगा 2 बार। उसके बाद जो शेषफल है वो बचेगा 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको लिखना है। फिर उसके बाद अगली स्टेप करेंगे, तो अगली स्टेप में यहाँ पे जब तक आपको ये तब तक करना है जब तक आपका जो है ना जो शेषफल है वो 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अब देखेंगे हम यहाँ पे 2 को डिवाइड करके, तो 2 का 2 में डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1 बार भागफल जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, 0। उसके बाद देखिए अब एक भागफल आया, इसमें जब डिवाइड करेंगे 2 का, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बार जाएगा भाग और शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हुआ। अब आप लोगों को क्या करना है, पीछे से उठाना है। पीछे से कैसे, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 के बाद। अब आप इसका जब कोड बनाओगे तो क्या कोड बनेगा इसका, यहाँ पे मैं इस बॉक्स में लिखूंगा कोड। तो देखिए अब पीछे से उठाएंगे, पहले क्या है हमारे पास 1 है, फिर उसके बाद क्या है 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, फिर उसके बाद देखिए शेषफल जो था 1 था, फिर उसके बाद फिर से शेषफल कितना था, 1 था, और फिर से क्या है शेषफल 1 है। तो इसका कोड बनेगा 10111। तो 10111 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है, ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें करना क्या है, जब आपके सामने 2 या आधारी पूछे जाते हैं तो आपको इनको 2 से भाग देना है सबसे पहली बात तो, और आपको क्या करना है, जो अपना भागफल निकल के आए उसको भाग देते हुए चलना है, और जो शेषफल निकल के आएगा उसको लास्ट में पीछे से स्टार्ट करके लिखना है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था। पहला ऑप्शन है कोबोल, सेकंड ऑप्शन है फोरट्रान, और थर्ड ऑप्शन है असेंबली भाषा, और फोर्थ ऑप्शन है मशीनी भाषा। तो देखिए जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें किया गया था मशीनी भाषा का। अभी तक जो कंप्यूटर की पीढ़ी हुई हैं वो कितनी पीढ़ी हुई हैं, 5 पीढ़ी हुई हैं, 5 पीढ़ी। तो अब हम जो है ना सभी पीढ़ियों के बारे में जानें कि किस पीढ़ी में किस भाषा का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें किया गया था मशीनी भाषा का। ठीक है, मशीनी भाषा का यूज़। उसके बाद जो कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी आई, कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी आई, उसमें किस भाषा का यूज़ किया जाने लगा, तो उसमें किया जाने लगा असेंबली भाषा का। उसके बाद थर्ड पीढ़ी आई जो कंप्यूटर की, जो थर्ड पीढ़ी थी उसमें किसका यूज़ किया जाने लगा, उसमें किया जाने लगा, जैसे थर्ड पीढ़ी आई थी तो उसमें किया जाने लगा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे सी प्लस प्लस हो गई, और एक हो गई जावा, और यहाँ पे जो फोरट्रॉन लिख रही है और कोबोल लिख रही है इसका भी यूज़ तीसरे ही पीढ़ी में किया जाता था। फोरट्रॉन और कोबोल का भी यूज़ तीसरी पीढ़ी में किया गया था। उसके बाद जो चौथी पीढ़ी आई थी कंप्यूटर की, इसमें किया गया था SQL, यानी कि इसको हिंदी में कह सकते हैं आप लोग प्रश्चा भाषा। ठीक है, प्रश्चा भाषा, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका अब देखिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि पहली पीढ़ी में किस भाषा का यूज़ किया गया था। तो पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा का यूज़ किया गया था, जो ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से हमने आज के 10 क्वेश्चन किए हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है वीडियो, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा। और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों को देखने हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए, तो वो वीडियो भी चैनल पर डले हुए हैं बहुत सारे, आप लोग जा करके देख सकते हो।